एक बार फिर जान लीजिए, इसको रिपीट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ये बात भूलने की नहीं है। बादल कैसे बनता है। गुड मॉर्निंग। बिहारी एजुकेशन लाया है विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। तो आज का जो हमारा विशेष ज्ञान है वो है पाठ 14 का जल। आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज हम इसका एक अनुभव करते हैं कि अगर हमें एक सप्ताह तक मात्र उपयोग करने के लिए पूरे परिवार में 1 बाल्टी पानी मिलेगा तो क्या आप उस 1 बाल्टी पानी को उपयोग में ला सकते हैं? क्या 1 बाल्टी पानी से हमारा सारा काम हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम खाना खाएंगे, क्योंकि हम उसे खाना खाते समय पिएंगे या कपड़ा धोएंगे या बर्तन धोएंगे या उस पानी को खाने बनाने में उपयोग में लाएंगे। तो क्या ये संभव है? नहीं, है ना। तो हम अपने परिवार में जब भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं पानी, कपड़ा धोने के लिए उपयोग करते हैं, जब हमारे पशु को पिलाने के लिए, खुद को पीने के लिए, है ना, और घर में उपयोग बहुत सारे चीज में होता है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं। तो हमारा जो ये आज का सब्जेक्ट है, ज्यादातर आप समझने का प्रयास करिएगा। इस पाठ में हम लिखाएंगे कम लेकिन समझाएंगे ज्यादा। अगर लिखा हुआ बात आपके कॉपी में ही रह जाएगा लेकिन जो आप समझ लीजिएगा वो आपके दिमाग में रहेगा तो आप नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जल का उपयोग। जल का उपयोग साधारण हम अपने घर में खाना बनाने में, पीने में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, ब्रश करने में। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जल आता कहाँ से है ना। जो हमारे लिए जरूरी है ये आता कहाँ से है उसके बारे में जानते हैं। ये आप जल को लाने के लिए आप कहाँ जाते हैं? या तो कुआं में जाते होंगे, या तो चापाकल पर, या तो नल पर, या तो पोखर पर, या तो समंदर में, है ना। इतना ही जगह जाते होंगे, इससे कहीं आपको दूसरे जगह जल नहीं मिलेगा, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं, नल पे जाते होंगे, तालाब में और नदियां में। तो अब हम जल का प्रकार की अगर बात करें तो कुछ जल हमारे पीने योग्य होता है तो कुछ जल हमारे पीने योग्य नहीं होता है। तो अब मान लीजिए हम जो चापाकल से पानी लाएंगे वो जल हमारे पीने योग्य है और जो समंदर से पानी लाएंगे वो पीने योग्य नहीं है। समंदर का पानी पीने योग्य नहीं है क्योंकि वो खारा जल है और उसमें खनिज लवण होता है। और खनिज लवण में क्या होगा? खारा जल में खनिज लवण होता है जिसके वजह से हमको पिया नहीं जाता है। और जो हमको चापाकल से प्राप्त होता है, वर्षा से प्राप्त होता है, वो मीठा जल होता है ना। खनिज लवण उसमें भी होता है लेकिन समंदर का जल खारा होता है और चापाकल का जल ये जो है मीठा होता है। इसमें खनिज लवण होता है, वो खारा होता है। समझ गए ना। उसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होगा। आगे हम पढ़ेंगे समंदर के जल से हम कैसे नमक निकालते हैं। हम नमक निकाल के दिखाएंगे आपको। घर में भी आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। जिसका घर समंदर के आसपास है वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारा प्लांट नमक उगा करके और अपने क्षेत्र में बेचता है ना। तो अभी हम बात करते हैं कि ये हमारा जो जल आता है ये नल से जल प्राप्त होता है, तालाब से प्राप्त होता है और नदियां से प्राप्त होता है। ये इसमें ये खारा जल प्राप्त होता है ना। ये जो नदियां हमको इससे खारा जल प्राप्त होता है लेकिन तालाब से मीठा जल प्राप्त होता है ना। मीठा जल प्राप्त होता है और इससे मीठा जल ऐसे प्राप्त होता है, आप देखिए होंगे जब बारिश होता है ना। जब बारिश होता है तो गांव का जितना भी पानी है वो सारा गड्ढा में जमा हो जाता है ना। गांव से बह करके जिधर गड्ढा होगा उधर जमा हो जाएगा। तो बारिश का ही पानी गड्ढा में जब जमा होगा तो वो ऊपर से जब बारिश वाला पानी गिरता है तो मीठा जल ही होगा ना। मीठा जल क्या करता है? जमा हो जाता है, जिसको पीने के बाद जो है हमको ये अच्छा लगता है। बारिश का जल पीने पूरा शुद्ध होता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि अब ये खारा जल कैसे होता है ना। अब हम इसका जल को एकत्रित कैसे करते हैं और ये जल के बारे में और भी गहराई से अगर जानते हैं तो ये आप देख रहे हैं पहाड़ है ऊपर में, यहाँ पे हम कुछ बादल भी बना देते हैं, है ना, जिससे बारिश होगी।
बारिश के दिन में देखे होंगे ऐसे ऐसे बादल रहता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमको जल प्राप्त होता कहाँ से है। तो उसका अब उसके बारे में अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या, नदियां, झरना, तालाब और हैंडपंप। हैंडपंप मतलब चापाकल। चापाकल अपने साधारण भाषा में कॉल भी कहते हैं। तो चलिए अब हम एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें कि जल चैप्टर में एस.टी. कोलरिज 1778 ईस्वी में एक कविता लिखा था। कविता का जो पंक्ति है, कविता का नाम है राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर। ठीक है, इसमें एक कविता का पंक्ति है कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं, है ना। तो इसने जो एक कविता पंक्ति में लिखा है कि हर जगह जल ही जल, पीने योग्य कोई बूंद नहीं। इसका मतलब आपको बता दें कि पृथ्वी पर 2/3 भाग जल है ना। 2/3 भाग में हमारा जो जल है वो विलुप्त होते जा रहा है। पीने योग्य मीठा जल जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है प्रदूषण के वजह से, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रदूषण को संरक्षण कैसे किया जाए, उसके बचाव के लिए और उसका सुझाव के लिए आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं कि समुद्र में पृथ्वी पर 2/3% जल है ना। लवण घुले हुए हैं, महासागर में बहुत से लवण घुले हुए हैं, जिसके वजह से हम खारा, जिसके वजह से लवण मिलने के वजह से वो खारा जल होता है समुद्र का पानी, है ना। लवण के मिलने से जब वो खारा जल होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, समुद्र और महासागर का जल खारा हो जाता है, जिसके वजह से हम अपने जीवन में पीने योग्य उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहां तक में क्लियर है? क्लियर है तो एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। आगे, जिसके कारण वह पीने योग्य नहीं है समुद्र का पानी, तो उसने कहा कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। उसने सही कहा और ये बात हो रहा है ना। वो 1798 ईस्वी में ऐसा कविता लिखा है जिसकी पंक्तियां है कि हर जगह जल ही जल, पीने योग्य कोई बूंद नहीं। इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं। और आगे हम जानेंगे कि ये हम जो दिन में बारिश होती है, फिर थोड़ा देर बाद धूप उगता है, तो वो बारिश जो सड़क पर जमा होता है, देखते हैं थोड़ा देर में सूख जाता है। हम जो कपड़े धोते हैं, धोने के बाद जो उसमें पानी रहता है, धूप में देते हैं छत पर, तो वो थोड़ा देर बाद सूख जाता है। तो वो पानी भाई जाता कहाँ है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि वो पानी वाष्प बन जाता है। क्या बनता है? वो पानी वाष्प बन जाता है, जिसको हम जल वाष्प कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? जल वाष्प। वो वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, ऊपर में फिर बनता है क्या? बादल। और वही बादल जब एक जगह एकत्रित होता है, बादल जब ठंडा होता है, तो वही जल के बूंद बन के नीचे आ जाता है ना। अब हम बात करेंगे, देखिए होंगे कहीं पर कि मकान के छत पर, है ना, मकान के छत पर जब बारिश होती है, ऊपर से मकान के छत पर बारिश होता है ना, तो बारिश होती है तो हम क्या करते हैं? पाइप लगा लेते हैं, है ना। अभी भी जाओ, दूसरे जगह जाओ, ब्रिटेन जाओ, अमेरिका जाओ, बगल में गोवा चले जाओ, है ना, गोवा भारत में ही है। तो वहां पे क्या है, जब आप घर बनाया है, घर में क्या क्या है, छत जो है बड़ा वाला पाइप डाल दिया। वो पाइप क्या क्या है? एक बड़ा टंकी से जुड़ा हुआ है। पाइप बड़ा टंकी से जुड़ा हुआ है, और जितना भी बारिश का जल होता है उस टंकी में एकत्रित हो जाता है, जिसे बाद में गाड़ी धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, है ना, इस जल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि तो गोवा समंदर के बगल में है करे, लेकिन समंदर के बगल में है तो वहां तो बहुत सारा पानी है, तो उसमें कहीं ना कहीं धो लेता है? नहीं धोता है, वो खारा जल है, वो उपयोग में नहीं लाएगा। समझ गए? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत है? तो अब हम बात करते हैं जल चक्र का बारे में, ये हमको पुनः कैसे प्राप्त होता है ना। यहाँ तक तो आप समझ गए। तो चलिए आइए कुछ प्रेक्षण करते हैं जलवाष्प के बारे में। ठीक है, जलवाष्प हमें
कैसे होता है जल वाष्प, इसके बारे में हम पता करेंगे। इसके लिए हम क्या लेंगे, 2 प्लेट लेंगे, ठीक है, 2 क्या लेंगे, 2 प्लेट लेंगे और एक को छाया में रख देंगे, ठीक है, और एक को धूप में रख देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों प्लेट में विलय बना देंगे। विलय क्या बनाएंगे, पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे दोनों प्लेटों में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नमक। इसका एक्सपेरिमेंट अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगर यहाँ समझ लीजिएगा तो आपको यहाँ से घर में करने में बहुत ही आसानी होगा, समझ गए ना। तो दोनों प्लेट में क्या करना है कि जल और नमक लेना है, जल और नमक, इसमें भी डाल दीजिए जल और नमक, नमक और जल, ठीक है ना। नमक और जल दोनों में, इसको रख दिए हैं छाया में और इसको रख दिए हैं धूप में, है ना। धूप वाला प्लेट में अगर थोड़ा सा है तो धूप वाला प्लेट में आप देखेंगे कि 1-2 घंटा बाद उसका पानी सूख जाएगा और नमक का मात्रा उसमें रह जाएगा। नमक का मात्रा क्या होगा, उस प्लेट में रह जाएगा, धूप वाला प्लेट में, है ना कि छाया वाला प्लेट में जब आप देखेंगे तो क्या होगा, जैसे का तैसे रहेगा, क्योंकि उसमें धूप नहीं हुआ, वाष्प उत्सर्जन नहीं हुआ, वाष्प बन के धूप के वजह से वाष्प नहीं बना, जिसकी वजह से सब कुछ रखा रह गया। छाया वाला भाग में अगर धूप वाला का बात करें तो इसमें जो धूप के वजह से जो जल वाष्प बन के उड़ गया तो उसमें लवण बचा, जिसको नमक कहते हैं। वो लवण क्या हुआ, अब उस प्लेट को चाटिए, चाटने के बाद क्या होगा कि उसमें नमक का अंश दिखाई देगा, है ना, क्योंकि ये जो जल वाष्प होता है ना, वाष्प बन के जो उड़ जाता है, इसमें जो लवण है, इसमें जो लवण है, ये लवण क्या करता है कि धूप वाष्प जब उड़ने लगता है तो उसके साथ मोटा पदार्थ नहीं उड़ता है। वाष्प तो एक हवा प्रकार से है, वो वाष्प क्या होता है कि वो नहीं उड़ पाता है, हम रहेगा और वहीं का वहीं रहेगा, वो नहीं उड़ेगा, लवण जो है नहीं उड़ता है। पौधे को जल की आवश्यकता होती है ना, पौधे को जल की आवश्यकता होती है, ये मैंने अध्याय 7 में पढ़ा है। तो पौधा क्या करता है, जल लेकर के अपना भोजन बनाने के लिए काम करता है। उसी को अगर हमको उसी पौधा को अगर जल नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो पौधा मुरझा जाएगा, समझे ना। मुरझाने के बाद क्या होगा, उसका भोजन नहीं बन पाएगा, जिसके वजह से पौधा का क्या होगा, क्षति हो जाएगा। आगे अब हम बात करते हैं कि बादल कैसे बनता है ना। हम जो कपड़ा धो करके छत पे सूखने देते हैं, लाते हैं, तो वाष्प बन के जो ऊपर जाता है, यही ऊपर जाके बादल बनता है। तो बादल कैसे बनता है, तो क्या होता है कि जब हम जैसे जैसे वाष्प ऊपर जाता है वैसे वैसे वो संघनन होता है। अध्याय 5 में मैंने संघनन का प्रक्रिया पढ़ा है, आप नहीं जानते हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा कि ऊपर जैसे जैसे जाएगा संघनन होता है, ऊपर जैसे जैसे जाएगा हवा का टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसका जो है ताप वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जितना कम होगा वो जो है वाष्प जो है ऊपर जाके वो वाष्प ऊपर जाके जो है छोटी छोटी कण में बट जाएगा, वही कण जाके जगह एकत्रित होता है जो बादल का निर्माण करता है। यही वाष्प, ये वाष्प ऊपर जाएगा, जब तक ताप उसके अनुसार रहेगा तब तक वो पूरा वाष्प के रूप में रहेगा। जितना ऊपर जाएगा उतना ताप कम हो जाएगा, है ना। जितना वाष्प ऊपर जाएगा उतना ताप कम होते 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 ऊपर जाके क्या बनेगा, जल कणिका बन जाता है, जल कणिका, है ना। यही जल कणिका मिलकर क्या बनता है, बादल बनाता है।
बादल का निर्माण कर देता है। और यही बादल का निर्माण क्या होता है कि जब एक जगह बहुत सारा बादल जमा होगा तो बारिश बन के टपकने लगेगा, इसको कहेंगे वर्षा आने लगा। देखिए कितना बादल लगा हुआ है। तो बादल का मतलब तो आप समझ गए, है ना। एक बार फिर जान लीजिए, इसको रिपीट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ये बात भूलने की नहीं है। बादल कैसे बनता है? तो जब वाष्प ऊपर जाता है ना, और जब ऊपर में तापमान कम होता है, संघनन विधि द्वारा, है ना, वह जल कणिका में बदल जाता है। जल कणिका एकत्रित होता है, एक जगह जमा होता है, एक जगह जमा होगा। और एक जगह जमा होने के बाद क्या होगा, वह जल कणिका में बदल जाएगा। तापमान जब किसी वाष्प को ठंडा करेंगे तो वह जल में बदल जाएगा। वाष्प को ठंडा करने के बाद क्या होगा, जल में बदल जाएगा। और वही ऊपर जाकर जल कणिका बनाता है। तापमान घटेगा तो, तापमान घटेगा, जल कणिका बनेगा, जल कणिका बनेगा तो बादल बनेगा। जहां पे बादल एक जगह रहेगा, एकत्रित रहेगा, वहीं बारिश बन के गिर जाएगा। क्या करिए, इसका दूसरा विधि बताते हैं। दूसरा विधि में क्या करिए कि एक केतली ले लीजिए, केतली, और केतली में गर्म पानी कर लीजिए। ध्यान रहे, सावधानी से ये एक्सपेरिमेंट करिएगा, क्योंकि गर्म भाप है। अगर आपके हाथ में लग गया वो भाप, थोड़ा सा गर्म बोला, तो आपको फोका फुला देगा, चमड़ी जल जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप काफी ज्यादा आसान भाषा में समझने का प्रयास, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप भी इसको, एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखिएगा। दूसरा विधि हम बता रहे हैं कि दूसरा विधि में क्या करिएगा कि जलवाष्प को, यानी एक केतली ले लीजिएगा, केतली में पानी रख दीजिएगा, उसको गर्म करिएगा। जब उसमें से वाष्प निकलना शुरू हो जाएगा तब उसे एक पन्नी ले लीजिएगा, और पन्नी जिधर से वाष्प निकलता है, केतली का छोटा सा मुंह होता है ना, केतली का ऐसा होता है, केतली ऐसा, केतली का मुंह ऐसा होता है, हाथी का सूर जैसा होता है। इधर से जब वाष्प निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको गर्म कर रहे हैं, है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस में जो है ये पानी खोलना शुरू हो जाता है, समझे ना। 100 डिग्री सेल्सियस में ये पानी खोलना शुरू हो जाता है। जब खोलना शुरू हो जाएगा ना, तो इधर से वाष्प निकलना शुरू हो जाएगा, गर्म वाष्प। तो एक पॉलीथीन लेकर के इसको क्या करिएगा, कवर करके बांध लीजिएगा। और थोड़ा देर बाद देखिएगा, जब वो पॉलीथीन ठंडा हो जाएगा, समझे ना, तो उसमें जल का निर्माण हो जाएगा, उसमें देखिएगा पानी हो जाएगा। इसका दूसरा विधि है क्या, एक तो लोटा ले लीजिएगा, लोटा या गिलास, है ना, और उस केतली के सामने जिधर से वाष्प निकलता है ना, वहां पे आप रख दीजिए। वहां पे रखने के बाद आप देखेंगे गिलास गर्म हो जाएगा, वाष्प अंदर जाएगा, गिलास में जाएगा, वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या होगा, उसे आप थोड़ा देर रख दीजिए सीधा करके गिलास को। तो उसमें कुछ ही देर बाद देखिएगा, जब आप उसमें वाष्प ले रहे थे तब वो सूखा था, जब वाष्प लेकर के गिलास ठंडा करके रख दीजिएगा तो उसमें जल आ जाएगा। ये जल कहां से आया, वाष्प ही संघनित होकर के जल बना दिया, जल बन गया, ठंडा हुआ। जब वाष्प का तापमान घटेगा तो जल कणिका में बदल जाएगा, जल कणिका में बदलेगा तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, पानी बन जाएगा, समझे ना। ये आसमान में हो जाएगा, बादल बनेगा। यही बादल क्या करता है, पानी बना देगा, समझ गए ना। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, प्यारा सा लाइक दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, पर्याप्त ऊंचाई पर जाने के बाद वाष्प संघनित होकर जल के छोटे छोटे कण में विभक्त हो जाता है, तो जल कणिका कहते हैं। बादल कैसे बनता है ये तो हम समझ गए। अब हम बात करते हैं वर्षा के बारे में। वर्षा जो है बादल के ही जल कणिका है, जब भारी हो जाता है ना। जब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें से कुछ जल बूंदे इतनी भारी होती है कि नीचे गिरने लगता है ना। यही जल कणिका है, क्या होगा, छोटा छोटा जल कणिका मिलकर इतना बड़ा बारिश का बूंद बन जाएगा, है ना, जल का बूंद बनेगा, जल बूंद। तो ये नीचे गिरने लगता है ना। ऐसी गिरती हुई बूंद को हम क्या कहेंगे, वर्षा कहेंगे,
यहाँ तक में कोई क्लियर है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जब मीठा जल जब बारिश से ऊपर से मीठा जल आता है तो ये जल हमें मीठा जल जब मान लीजिए दो भाग में 3 भाग जो है जल है तो समंदर का जल है और हमारे उपयोग के लिए जल नहीं है। तो अब जो हमारा मीठा जल है वो पर्याप्त मात्रा में कैसे हमको मिलता है अभी उसके बारे में हम जान लेते हैं। वर्षा जो होता है वो पीने योग्य जल है ना। वर्षा का जल जो है वो पीने योग्य है। अभी आप देखिएगा जब वर्षा पड़ता है तो वो वर्षा के थोड़ी देर बाद धूप आता है ना। वर्षा के थोड़ी देर बाद जब धूप आता है तो जहां पर जल है ना, सड़क पे आप देखिए गड्ढा पर यहाँ पे थोड़ा पे जल जमा हो गया है ना। ये जल क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, लेकिन जहां पे ज्यादा जल होता है वो जमीन में सोख लेता है ना, वो जमीन में सोख लेता है। अब हम भौम जल की बात करते हैं कि हमको जो नल या चापाकल के अंदर से कैसे हम 100 फीट अंदर से पानी कैसे प्राप्त कर लेते हैं उसके बारे में हम जानते हैं है ना। अभी जो हमको नल से प्राप्त होता है जल या कुआं से प्राप्त होता है जल, वो कैसे होता है उसके बारे में हम जानते हैं। कुआं से प्राप्त होता है जल, नल से प्राप्त कैसे होता है ना, इसके बारे में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी किसी बड़े गड्ढा में जमा हो जाता है। अब बड़े गड्ढा में जमा होने के बाद भी कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ये जल धीरे 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 सोख लेता है। कुछ जल वाष्प बन जाता है और कुछ जल क्या होता है कि धीरे धीरे जमीन के अंदर सोख लेता है ना। जमीन के अंदर जब सोख लेता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम, जब चापाकल गलाते हैं तो यहाँ पर नीचे में एक जाली दे देते हैं। ये जाली क्या करता है, धीरे 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 सोख करके ये ऊपर जमा करता है। और धीरे धीरे सोखने के बाद क्या होता है कि जब हम चापाकल चलाते हैं तो इसमें ऐसा सिस्टम लगा देते हैं यहाँ पर कि जितना हमारा इस पाइप में जल है वो नीचे नहीं जाना चाहिए। उस दिन हम यहाँ पे पंखे लगाते हैं तो हमारा जो ये जाली द्वारा प्योर जल है, शुद्ध जल है, वो पाइप में जमा रहता है पहले से, जिसको हम चापाकल द्वारा चला के बाहर निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुआं में क्या होता है कि कुआं जो पहले जमाने में खोदा जाता था तो बहुत ज्यादा गहराई तक खोदता था। खोदने के बाद क्या होता, जब नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाता था तो जब पानी निकलना शुरू हो जाता था तो क्या करता था कि तब उसको छोड़ देता था, तब ईंट से चारों तरफ से उसको घेर करके छोड़ देता था। अब पानी जब निकलते 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 बहुत ऊपर जाता था तब क्या करते थे, वो जमीन में बैठता था, उसका जब धूलकण जमीन में बैठ जाता था तब रस्सी या बाल्टी द्वारा उसको क्या करते थे, ऊपर खींच करके हमारे जीवन में उपयोग के लिए वो करते थे। बर्तन धोते थे, मवेशी को नहाते थे, पीते थे, खाते थे। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिएगा। हमें थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन सीखने के लिए चले भाई, इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है ना। और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख सके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में अगर कोई किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, है ना। ये बारिश का जल धीरे धीरे नीचे जाता है, नीचे से फिर चापाकल द्वारा हमको फिर पुनः प्राप्त हो जाता है। ये रिसाइक्लिंग हुआ, पुनः प्राप्त हुआ। ये देखिए जल चक्र आसान भाषा में अगर समझना है, जल चक्र अगर आसान भाषा में समझना है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ से बर्तन धो लीजिए। हम जल से क्या किए, बर्तन धो लिए। ये क्या चला गया, गड्ढा में, ये चला गया नाली में। इसमें नाली में साधारण भाषा में समझना है जल चक्र को तो या कहाँ चला गया, नाली में। हमारा जो चापाकल होता है नाली से थोड़े दूर ना होता है, यहाँ पे चापाकल है, यहाँ पे क्या किए, गड्ढा खोद दिए, ऐसे करके नाली बना दिए, यहाँ पे इस गड्ढा में जमा हो रहा है ना। यहाँ पे जमा हो रहा है तो ये गड्ढा में जो जितना धूप आएगा वही ना। अगर मान लीजिए अगर गड्ढा में ऊपर ढक्कन लगा दिए तो भाई ये जल कहाँ जाएगा,
ये जल जाएगा जमीन के अंदर, ये जमीन ही अंदर सोखते रहेगा, है ना। ये जमीन अंदर सोखेगा, उस स्थिति में क्या होगा, ये देखो गड्ढा इस ना चापाकल के बराबर है ना। ये धीरे धीरे अंदर जाते 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 ये क्या होगा, ये अंदर जमीन में सोख जाएगा, भौम जल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भौम जल। ये जमीन के अंदर चला जाएगा और पूरा अंदर जाने के बाद क्या होगा कि ये जो जल है पुनः साफ होकर के इस पाइप के बराबर में आ जाएगा। यहाँ पे जो जाली लगा हुआ वो जल द्वारा पाइप में खींच लेगा, कुआं में खींच लेगा, है ना। तो यहाँ पे जल जाएगा नाली में, नाली से क्या चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर से क्या होगा, नलकूप के पाइप में आएगा, नलकूप के पाइप में। और नलकूप के पाइप से क्या हो जाएगा, पुनः जल क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए